गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ पवन कुमार खरवार। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में सेल नाम के एक चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो सेल को यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। अब यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल क्या होता है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। यानी कि सेल जो बना है वो कहाँ, कैसे, किस तरीके से, इसकी शेप साइज़ क्या है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन जो होता है सेल का, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। ये रहा सेल का एक सिंपल सा डेफिनेशन रहा। अगर हम बात करें कि सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो प्लांट सेल यानी कि सबसे पहले देखा गया प्लांट के डेड सेल में सेल की डिस्कवरी हुई, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, कॉर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। ये कॉर्क जो होता है सेल यानी कि जो भी कोई प्लांट होता है, प्लांट के बाहर जो डेड सेल्स होती हैं, छिलका यानी बोलते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? ये दिखाई दिया रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनको दिखाई दिया। इन्होंने इसको एक नाम दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट। इन्होंने कहा कि जो सेल है वो सेल एक कंपार्टमेंट, छोटे छोटे होम यानी हाउस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इन्होंने इसको बोला कि जो प्लांट की डेड सेल है एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और फिर इसके बाद में किसने इसको बताया था? इसको बताया था रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने एनिमल में यानी हम बोल सकते हैं लिविंग सेल के बारे में बताया। और उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसके बारे में बताया? लिविंग सेल के बारे में बताया। यानी कि ऐसी सेल जिसमें लाइफ होती होगी उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। फिर क्या हुआ कि ये तो कुछ छोटी छोटी सी बातें रहीं सेल के बारे में। अब अगर हम बात करें कि सेल की आगे की डिस्कवरी, जिसको एक साइंटिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे और एक क्या थे? बॉटनिस्ट नाम साइंटिस्ट थे। उनका नाम था, उन्होंने 1838 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे स्लाइडन, जिसका नाम है। स्लाइडन ने क्या किया था? किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में बताया। और एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था थियोडर स्वान ने कितने में? 1839 में इन्होंने क्या किया था? इसके बारे में बताया था। अब हुआ क्या, इन्होंने एनिमल सेल में किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में बताया। अब स्लाइडन ने क्या बताया कि जो सेल होता है, सेल प्लांट के सेल में एक बाहर लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। क्या नाम होता है? सेल वॉल। और स्वान ने बताया कि जो सेल होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएशन ये होता है कि प्लांट सेल में एक बाहर की तरफ लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। इसको तो बता दिया था स्लाइडन ने। बाद में इन्होंने इसका एक नाम दिया, थिन लेयर बोला। इसको क्या बोला? थिन लेयर। और बाद में इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये कुल मिला जुला करके सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया। आगे एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। तो रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया
कि सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनी होती है। इन्होंने सेल थ्योरी को फिर से एक्सप्लेन किया। कौन सी थ्योरी को? सेल थ्योरी को इम्प्रूव किया इन्होंने। इम्प्रूव किया किसके थ्रू किया? कौन किया था? इनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने क्या बताया किसके बारे में? ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में बोला। इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स arises from pre-existing cell। दैट मीन्स कि जितनी भी सेल होती हैं वो या तो किसी पुरानी सेल से आई होती हैं या सेल के प्रोडक्ट से आई होती हैं। इन्होंने बताया ये किस चीज़ के बारे में? जो सेल होती है वो डिवाइड करती है। सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। और ये क्या कर सकती है? न्यू सेल फॉर्म करती है। कहाँ से? अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स ये फॉर्म करती हैं। तो कुल मिला जुला करके ये होता है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इन्होंने बताया, जिससे सेल की थ्योरी इम्प्रूव हुई और इसे पूरा सेल थ्योरी का श्रेय जाता है किनको? आपके रुडोल्फ वर्चो के बाद। अब कुल मिला के हम ये बात करें कि जो सेल होते हैं, सेल में ये देखा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसके सेल टाइप्स कैसे होते हैं। तो सेल बात करें तो दो तरह से होते हैं सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल के क्या फीचर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के क्या फीचर होते हैं, इसको तो हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। थोड़ा बहुत सेल के बारे में 10th में भी बताया जाता है। 11th में इसको पूरा अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो हम लोग ये बात करते हैं कि जो सेल है, सेल में प्रोकैरियोट सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में जाने, यानी कि सेल के थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में। और अगर हम बात करें तो आते हैं, देखते हैं कि सेल में क्या क्या दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोट जिसको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल सकते हैं। दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट का जो सेल होता है वो स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे हम कर सकते हैं? ये क्या होता है, इसकी साइज जो होती है स्मॉलर होती है, साइज स्मॉलर दैन यूकैरियोट। दूसरी बात ये आती है कि कुछ ऐसे भी आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। उसकी साइज़ जो होती है बहुत छोटी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के आपका 0.1 जो आपका होता है वो वायरस, इससे लेकर के 0.2 या 0.3 माइक्रोन मीटर जो होता है वो वायरसेस होते हैं। उनसे थोड़े से बड़े का उनसे होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा होते हैं, उसके बाद पीपीएलओ होते हैं। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं 1 to 2 माइक्रोन के होते हैं, और उससे ज़्यादा बड़े साइज़ के क्या उनसे आपके होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट होता है, इसको प्रोकैरियोट क्यों बोला जाता है, ठीक? तो प्रो का मतलब होता है एंशिएंट, कैरियन का मतलब होता है, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, जिसमें किस तरीके का एंशिएंट न्यूक्लियस, यानी कि लैक ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एक आउटर बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है, जो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की एक लेयर बनी होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन दो तरह के केमिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? दो तरह के। इसमें पॉली, यानी कि इसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब कि ये शुगर से रिलेटेड होता है। तो ये जो होते हैं एक तरह के क्या होते हैं,
पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड आपके पेप्टाइडोग्लाइकन 2 के एक का नाम होता है NAM और एक का नाम होता है NAG। दैट मीन्स N इसका मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, इसका नाम है ग्लूकोसामीन। ये नैग को बोलते हैं। नैम को क्या बोलते हैं? नैम को एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब ये नैग नैम एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं जिनको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब जैसे एक अगर नैग है तो उसके बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नैम जुड़ा होगा, फिर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नैग जुड़ा होगा, नैग होगा, फिर कौन होगा? नैम होगा। इस तरीके से इनकी लिंकिंग होती है और इसी बॉन्ड को हम लोग जानते हैं, क्या नाम देते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल्स, दो आपके सैकराइड मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ब्रेकडाउन के लिए हमारे बॉडी से, माउथ से एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है? सबसे पहले जर्म्स को जो किल करने का काम करता है वो क्या करता है? इसके सेल वॉल को डिग्रेड करता है। और ये सेल वॉल ही अगर डिग्रेड हो जाए तो कोई भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं जो वो उसको क्या कर जाते हैं? उसको किल करने का काम हो जाता है। तो इसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे लगी होती हैं, बहुत सारी ऐसे हर पे क्या लगी होती हैं? प्रोटीन्स लगी होती हैं। एक प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन के साथ में क्या होता है? एक क्रॉस लिंकिंग होती है। एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ क्या करता है? क्रॉस लिंकिंग करता है, जिसकी वजह से इसके जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड पाए जाते हैं। और ये क्रॉस लिंकिंग यानी इनके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। दो प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इसमें कुछ बॉन्डिंग का है जो कि क्या करता है? ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, किसके बीच में? सैकराइड के बीच में बनता है। और प्रोटीन के बीच में जो आपका क्या बनता है? बॉन्ड बनता है, वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, अलावा एक पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब इस पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है और एक मोटी सी लेयर होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और इसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? एक तरह का कुछ म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यानी कि म्यूकस लाइक सिक्रीशन करते हैं जो कि किसी सेल में, ये किसकी बात मैं कर रहा था? आपके ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, आउटर लेयर में पाए जाते हैं। ये दो तरह के क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम, एक का नाम होता है कैप्सूल। तो ये कैप्सूल्स जो होते हैं किसमें? आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल्स दिखाई देते हैं। दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है कि अगर सिंपल सा कोई रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाए इस तरीके से, जहाँ से फ्लैजला निकला हो मूवमेंट करने के लिए, वो इस तरीके से पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जान रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल वॉल की रही। अगर और बात करें कि इसमें जो आपके बैक्टीरिया यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग प्रोकैरियोट्स में रखते हैं, ये बैक्टीरिया का शेप अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप के पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो रॉड शेप के होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो किस तरीके से एक कॉमा लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस तरीके से एक स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो इनके बेसिस पर इनका नाम पड़ जाता है। एक इस बैक्टीरिया को हम लोग कोकस के नाम से जानते हैं और ऐसे जो रॉड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं इनको बैसिलस बोलते हैं।
क्या नाम देते हैं इसका? बैसिलस के नाम से जानते हैं। ये कॉमा शेप के एक बैक्टीरियाज होते हैं। इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये विब्रियो के नाम से जानते हैं, विब्रियो के नाम से। और ये कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज होते हैं, तो इसको स्पाइरुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरुलम कहते हैं। ये क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये आपके जो प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरीके से पाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद और अगर इसके और सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो क्या होता है, ये कोकस के अरेंजमेंट के बेसिस पर एक नाम दिया जाता है। अगर एक कोकस चेन के फॉर्म में पाया जाता हो तो इसको स्टेफाइलोकोकस के नाम से जानते हैं। अगर कोई कोकस ऐसे बंच में पाए जाते हैं तो इनका भी एक नाम हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये आपके स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और ऐसे जो बंच में पाए जाते हैं इसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस। तो ये कुछ क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम लोग क्या है जानते हैं। और भी बहुत सारे प्रोकैरियोट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।